देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है लास्ट है इस चैप्टर का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है वो इरेशनल प्रूफ करने वाला क्वेश्चन। अब इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में तुमको थोड़ा सा याद भी रखना पड़ेगा, उसमें पहले समझने का कोशिश करो, जितना समझ लोगे उतना बढ़िया है। देखो बड़ा ही सिंपल सा एकदम थ्योरी है। तो इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में तुमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। क्लियर? इरेशनल प्रूफ करने वाले क्वेश्चन में तुमको दो टाइप के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। एक हो जाएगा इस पैटर्न पे, √2, √3, √5 ऐसे सिंगल टर्म में दिया हुआ रहेगा। क्लियर? उसके बाद जो दूसरा टाइप है उसमें ये दे देगा, जैसे 5 + √3 7/2 - √2 इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया है। तो ये जो है ये सिंगल टर्म है, मतलब एक ही टर्म है, और इसमें दो टर्म्स हैं, एक से ज्यादा टर्म्स है। तो इस टाइप से तुमको दो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस यहां से देखने के लिए मिलेगा इरेशनल प्रूफ करने के लिए। अब दोनों को सॉल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। अब जैसे √2 को हम लोग एक बार प्रूफ करके बता दिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर, तब के केस में अगर ये प्रूफ करना रहा तो √2 को तो हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि ये इरेशनल नंबर है। अब बचे कुचे जो पूरा का पूरा नंबर दिख रहा है उसको दिखाना फिर आसान हो जाएगा, वो हम लोग 3-4 लाइन में दिखा सकते हैं। क्लियर हुआ इतना? चलो तो क्वेश्चन जो था अगला वाला ध्यान से समझो, √2 प्रूफ करने वाला था। तो जैसे क्वेश्चन में दिया जाएगा √2 प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। √2 इज एन इरेशनल नंबर, इसको प्रूफ करना है। क्लियर? समझो जैसे ये दिया हुआ है तो इसमें सबसे पहला हम लोग जिस मेथड का यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का मतलब क्या होता है? पहले खुद अपना एक स्टेटमेंट बनाएंगे और अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग प्रूफ करेंगे, इसी को बोला जाएगा कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्लियर? तो इस हिसाब से सबसे पहला हम लोग, जैसे इसमें दिया हुआ है √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर का हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब उसको कैसे लिखा जाता है उसका कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट नहीं है हमारे पास। क्लियर? लेकिन हम लोग को पता है रैशनल नंबर। क्लियर? √2 इज एन इरेशनल नंबर जैसे दिया हुआ है तो इसमें हम लोगों को किसका इंफॉर्मेशन पता है? रैशनल नंबर का। और रैशनल नंबर को लिखने का जो फॉर्मेट होता है वो p/q होता है। तो हम लोगों को इरेशनल नंबर के बारे में पता नहीं है, तो रैशनल नंबर के बारे में पता है। और नंबर जो होते हैं वो दो ही टाइप से हैं, एक हो जाएगा रैशनल और दूसरा हो जाएगा इरेशनल। इसका मतलब कोई सा भी नंबर अगर रैशनल नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, हम लोग को √2 को सबसे पहला क्या दिखाना पड़ेगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। क्लियर? जब ये रैशनल नंबर नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। समझो? तो लिखने का तरीका, लेट √2 is a rational number. Let √2 is a rational number. Then √2 can be written in the form of p/q. That is क्या हो जाएगा? √2 equals to p/q, where p and q are integers. Q is not equals to 0 and p and q are co-prime numbers. Co-prime. क्लियर? इतना क्लियर? तो इसमें से जैसे √2 अगर क्या हो जाएगा? एक
रैशनल नंबर हो जाएगा, तो √2 रैशनल नंबर होगा तो उसको p बाई क्यू के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, p बाई क्यू होता है, जिसमें से p क्या होता है, न्यूमरेटर, और q क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब रैशनल नंबर के डेफिनेशन के हिसाब से p और q दोनों जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे, इंटीजर्स हो जाएंगे, और डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए, तो q इज नॉट इक्वल टू 0, और साथ में p एंड q दोनों क्या होने चाहिए, कोप्राइम नंबर्स होने चाहिए। मतलब कि कोप्राइम नंबर उसको बोला जाएगा, बोल किसको बोला जाएगा कोप्राइम नंबर, दो नंबर्स जो एक दूसरे टेबल में नहीं आते। इतना एक्स्ट्रा घुमा फिर आगे बोलने उसमें क्या है, सिंपल सी बात है, दो नंबर्स ऐसे जिनके की कॉमन फैक्टर सिर्फ और सिर्फ 1 हो, तो कोप्राइम नंबर किसको बोलते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, सिर्फ और सिर्फ 1 हो, उसको बोला जाएगा कोप्राइम नंबर। तो इसका मतलब p और q जो है ये दोनों मिलकर के सिर्फ और सिर्फ 1 के टेबल में आने चाहिए। जैसे यहाँ पे 5 और 6 लिख दिए, जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन में मतलब कि जो कोप्राइम नंबर हो वो कंसेक्यूटिव हो, क्लियर, जरूरी नहीं है वो क्या हो, कंसेक्यूटिव हो, मतलब कि एक के बाद ही दूसरा आए, ऐसा जरूरी नहीं है। और ये भी जरूरी नहीं है कि दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर ही हो, क्लियर। लेकिन अगर दोनों के दोनों नंबर प्राइम नंबर्स हैं तो भी दोनों क्या होते हैं, कोप्राइम्स होते हैं, कोप्राइम होंगे, कोई डाउट। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 3 और 5 लिखेंगे तो ये 3 और 5 भी क्या है, दोनों के दोनों इंडिविजुअली भी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं, और दोनों का जो फैक्टर कॉमन फैक्टर होगा वो भी क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 होगा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे, क्लियर। तो इस हिसाब से p और q जो होंगे वो क्या होंगे, कोप्राइम नंबर्स होंगे। अब समझो कोप्राइम नंबर बोलने का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर 8 और नीचे में मैं लिखा 10, 8/10 लिखे, तो इसका मतलब 8 और 10 जो है ये कोप्राइम नंबर है क्या, 8 और 10 कोप्राइम नंबर है क्या। जैसे यहाँ पे अगर 8 और 10 को अगर यहाँ पे लिखे हैं तो 8 और 10 दोनों कोप्राइम नंबर्स हैं क्या, नहीं है, क्योंकि इसका जो कॉमन फैक्टर होगा ये 1 के अलावा और क्या होगा, 2 भी होगा, तो इसका मतलब 8 और 10 कोप्राइम नहीं है। तो इन दोनों को कोप्राइम बनाने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको कैंसिल करना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, 2 4 जा और 2 5 जा इज इक्वल टू ये क्या हो गया, 4/5। जब हम लोग किन्हीं भी या किसी भी रैशनल नंबर को क्या करते हैं, रेड्यूस करते हैं, समझो इधर समझो, 8/10 जैसे इसको हम लोग क्या किए हैं, रेड्यूस किए हैं, तो रेड्यूस करने के बाद जो नंबर आता है, जो रैशनल नंबर आता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोप्राइम नंबर्स बोलेंगे। इसी में हम लोग को मिलने वाला है क्या चीज, कोप्राइम नंबर्स, कब, जब किसी भी रैशनल नंबर को रेड्यूस करके लिखा जाएगा, क्लियर। रेड्यूस करने का मतलब अगर कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करके लिखना है उसको, समझ में आया, तब वो जो नंबर मिलने वाला है क्या हो जाएगा, वो कोप्राइम नंबर्स हो जाएंगे, क्लियर हो गया इतना। अब समझो आगे देखो, तो √2 इज इक्वल टू हो गया p बाई क्यू। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको p इक्वल्स टू q इंटू √2, मतलब कि ये जो q है इसको √2 के साइड में ले आकर के मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक, और अरेंज कर दिए। तुम लोग पहले देख लो, समझ लो, और फिर आराम से लिखना, साथ ही साथ लिखते चलोगे कुछ समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग क्या किए हुए हैं, p इज इक्वल टू q√2 लिख लिए। अब √2 के फॉर्म में हमको कोई सा भी नंबर अच्छा नहीं लगता है, तो पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, रूट को हटा देंगे। तो जब भी कोई सा इक्वेशन लिखा हुआ रहता है, जब भी कोई सा इक्वेशन लिखा हुआ रहता है, तो इक्वेशन के दोनों साइड में हम लोग सेम चीज को प्लस, सेम चीज को माइनस, सेम चीज को मल्टीप्लाई और सेम चीज को डिवाइड कर सकते हैं, क्लियर हुआ। तो इस हिसाब से दोनों साइड में हम लोग स्क्वायर भी कर सकते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू ये क्या हो जाएगा, q और √2 का स्क्वायर। अब समझो q और √2 का होल स्क्वायर है, मतलब ये q का स्क्वायर भी है और √2 का स्क्वायर भी है, क्लियर। तो किसका किसका हो जाएगा स्क्वायर, q स्क्वायर भी हो जाएगा और √2 का स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि उसको एक के साथ चिपकाना है, वो दोनों के साथ स्क्वायर लगेगा, क्लियर हुआ इतना। आगे सॉल्व कर दो थोड़ा सा, क्या हो जाएगा ये, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर, p स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2q स्क्वायर। इतने में कोई डाउट नहीं। अब समझो ध्यान से, एक चीज बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हो, ये है इक्वल टू का साइन,
और ये जो है ये इंप्लाइज दैट का साइन है। दोनों साइन के मीनिंग्स अलग अलग होते हैं। ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इंप्लाइज दैट का साइन, इंप्लाइज दैट। क्लियर। ये साइन तभी लगाया जाता है जब सामने में हम लोग किसी एक इक्वेशन को लिख रहे होंगे, क्योंकि मैथ्स में ये समझा जाता है कि एक लाइन में दो इक्वल टू के साइन एक साथ नहीं लिखना है, मतलब एक स्टेटमेंट में। क्लियर। तो इस वजह से ये इंप्लाइज दैट का साइन है और वो क्या है, इक्वल टू का साइन है। दोनों को एक दूसरे के प्लेस में लिखने का कोशिश मत करना, गलत हो जाएगा वो। क्लियर। और जब भी कोई सा भी इक्वेशन लिखोगे तो इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए उसके सामने में क्या लगाना है, इंप्लाइज दैट का साइन लगाना है। कोई डाउट? अब आगे समझो। जैसे यहां पे लिखा हुआ है ये p² इज इक्वल टू 2q², इसका मतलब इधर ध्यान से समझो। जैसे मैं यहाँ पे लिखा हुआ हूं 10, और 10 को मैं अगर फैक्टराइज करूं तो क्या लिख सकता हूं, 2 × 5, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब किन्हीं भी दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर इधर वाला नंबर आया हुआ है, तब के केस में ये जो नंबर है ये इसके टेबल में भी आएगा और इसके टेबल में भी आएगा। समझ में आया? अगर कोई सा भी नंबर किन्हीं भी दो नंबर के क्या है, प्रोडक्ट में है, तो इसके भी टेबल में ये आएगा और इसके भी टेबल में ये आएगा। 2 5 जा में 10 और 5 के टेबल में 5 2 जा में 10। क्लियर हो गया इतना? सेम वैसे ही यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये p² और यहाँ पे क्या है, ये 2q²। तो p² अगर यहाँ लिखें तो p² इज इक्वल टू ये क्या है, 2 × q² है, 2 × q² है। इसका मतलब p² जो होगा ये 2 के टेबल में भी आएगा और q² के भी टेबल में आएगा। p² जो है वो 2 के टेबल में भी आएगा और q² के टेबल में भी आएगा। यहां तक कोई समस्या? क्लियर है? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ p², या 2 डिवाइड्स p²। डिटेल में लिख देते हैं इसको। Here p² is a multiple of 2, so 2 divides p², 2 divides p²। इतने में कोई डाउट? समझ में आ गया? अब थ्योरम याद करो जो सेकंड वाला हम लोग पढ़े हुए थे। बोल सेकंड वाला थ्योरम क्या था? गया। बोल बोल पीछे इधर। ये है क्या? ए इंटीजर नहीं है। इफ p इज अ प्राइम नंबर, p प्राइम नंबर होना चाहिए और a इंटीजर होना चाहिए, तब के केस में अगर p डिवाइड्स a² देन p डिवाइड्स a। तो यहां पे p के जगह पे क्या दिख रहा है, नंबर 2। p के जगह पे क्या दिख रहा है, 2। और 2 जो है वो प्राइम नंबर है कि नहीं है ना? अब समझो, इसमें कभी कभी उलझाने के लिए क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन दे दिया जाएगा 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। और 36 जो है ये 4 से डिविजिबल है। 6 का स्क्वायर जो है ये 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 जो होगा, 6 का स्क्वायर 4 से डिविजिबल है, लेकिन 6 जो है ये 4 से डिविजिबल नहीं है। नहीं है ना? लेकिन किसी का नंबर अगर, मतलब किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी उस नंबर से डिवाइड होना चाहिए। अभी थ्योरम में पढ़े हुए हैं, नहीं हो रहा है। लेकिन ये प्राइम नंबर का, हाँ, क्योंकि 4 जो है वो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है, और थ्योरम में बोल रहा है कि वो प्राइम नंबर होना चाहिए। इसी वजह से इसमें ये एप्लीकेबल नहीं होगा। क्लियर? तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, और 2 अगर p² को डिवाइड करता है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स p ऑल्सो, 2 डिवाइड्स p ऑल्सो।
अब ध्यान से समझो, अगर P जो है ये 2 के टेबल में आएगा, P डिवाइड्स 2 ऑल्सो बोल रहा है, मतलब P 2 को 2 जो है वो P को डिवाइड करेगा। इसका मतलब P के टेबल में 2 के टेबल में कौन आएगा? P आएगा। तो 2 के टेबल में P आएगा। तो ये मान करके हम लोग चलते हैं, एक और नंबर लेकर के चलते हैं कि 2 में हम लोग मान लो P हो गया, Q हो गया, R ले लेते हैं। 2 में हम लोग मान लेते हैं R को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर के क्या आएगा? P आएगा। ये मान करके चलते हैं, ये एज्यूम करके चलते हैं। कोई डाउट इसमें? कोई सा भी नंबर, जैसे 2 डिवाइड्स अगर P दिया हुआ है, इसका मतलब P जो है वो 2 के टेबल में आ रहा है। 2 1 जा, 2 2 जा, 2 3 जा, 2 4 जा, ऐसे कुछ एक मल्टीपल में आएगा वो। और कितने में आएगा वो हमको नहीं पता है, तो हम लोग मान करके चलते हैं कि वो R टाइम्स में आ रहा है। तो आएगा कितना? 2 मल्टीप्लाई बाय R इज इक्वल्स टू P। लिख लेंगे इतने में कोई डाउट? अब इसमें हम लोग थोड़ा सा इक्वेशन नहीं माने हुए थे, तो इक्वेशन मानते हुए चलते हैं। ये ले लो इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान करके चलते हैं इक्वेशन नंबर, वेट, इसको मान करके चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 3, ये लेकर के चलते हैं। समझो, इसके बाद P का वैल्यू कितना आ गया है? 2 इंटू R, मतलब ये क्या है? 2R है। तो ये क्या हो जाएगा? अगर इसको अरेंज करके लिखें तो P इज इक्वल्स टू 2R। अब ये जो P का वैल्यू है, इसको नहीं, इसको इक्वेशन नंबर 3 मानो। P का जो वैल्यू आया हुआ है, इसको अब हम लोग रखेंगे कहां पे? इक्वेशन नंबर 2 में, उसके जस्ट ऊपर में जो दिख रहा है इक्वेशन। क्लियर? तो बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ P इन इक्वेशन नंबर 2, तब क्या हो जाएगा? ये P के जगह पे कितना आएगा? 2R। तो 2R होल स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2Q स्क्वायर, 2Q स्क्वायर। क्लियर? यहां तक में कोई डाउट है? देखो अब चलो, तो इसको अब थोड़ा सा सॉल्व कर देते हैं। हो क्या जाएगा? ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, और R का स्क्वायर R स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2, और ये Q स्क्वायर। अब 2 को ला करके यहाँ पे डिवाइड देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 डिवाइड बाई 2 R स्क्वायर इक्वल्स टू 2Q Q स्क्वायर। 2 और 4 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा ये 2R स्क्वायर इक्वल्स टू Q स्क्वायर। यहां तक में कोई डाउट? यहां तक समझ में आ गया? क्लियर है? अब देखो 2R स्क्वायर इक्वल्स टू अगर Q स्क्वायर आया हुआ है, इसका मतलब 2 जो है वो Q स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ध्यान से समझो, 2 मल्टीप्लाई बाई R स्क्वायर किए हुए हैं, तब जाकर के क्या आया हुआ है? Q स्क्वायर आया हुआ है। इसका मतलब Q स्क्वायर का एक फैक्टर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इसका मतलब 2 के टेबल में आ रहा है कौन? Q स्क्वायर। जैसे पुराने वाले में देख लो स्टेटमेंट, वहां पे देखो ऊपर में है ना, वो 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर था, मतलब 2 के टेबल में कौन आ रहा था? P स्क्वायर आ रहा था। वैसे ही यहाँ पे नीचे में क्या आ गया? 2R स्क्वायर इज इक्वल टू Q स्क्वायर आ गया है। तो 2 के टेबल में कौन आएगा? Q स्क्वायर आएगा। 2 के टेबल में Q स्क्वायर आएगा। जैसे ऊपर में 2 के टेबल में क्या आया हुआ था? P स्क्वायर, वैसे ही नीचे में क्या आ जाएगा? 2 के टेबल में Q स्क्वायर। क्लियर हुआ इतना? अब इसके बाद अगर 2 के टेबल में Q स्क्वायर आ रहा है तो यहां से क्या हो जाएगा? देन 2 डिवाइड्स क्या चीज? Q स्क्वायर। 2 इंटू R स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर Q स्क्वायर है तो 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, 2 डिवाइड्स अगर Q स्क्वायर। सो थ्योरम से क्या हो जाएगा? 2 डिवाइड्स Q। यहां पे तुमको थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। यहां पे थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, और ऊपर में कहां पे यूज किए? ये यहां पे भी क्या लिखना है? थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है। ये 2 प्लेसेस याद रखना।
और थ्योरम का नंबर नहीं, जैसे सेकंड नंबर थ्योरम पढ़े हुए हैं तो थ्योरम फ्रॉम थ्योरम टू नहीं, पूरा थ्योरम का स्टेटमेंट एज इट इज लिखोगे। क्लियर? लेट p be a prime number and a be an integer. If p divides, then if p divides a square, then p also divides a. अब समझो, तो थ्योरम का स्टेटमेंट यहां पे लिखने के बाद अगला क्या करोगे? then 2 divides q square, so 2 divides q, that is 2 is a factor of p as well as q, क्योंकि पहले वाले में हम लोग क्या लिखे हुए हैं कि टू डिवाइड्स p, पहला वाला स्टेटमेंट जहां पे थ्योरम पहला लिखे हुए हैं टू डिवाइड्स p, और सेकंड वाले में क्या स्टेटमेंट आ गया है कि 2 डिवाइड्स q, तो p2 जो है वो p और q दोनों को ही डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 के टेबल में p भी आएगा और q भी आएगा। इसका मतलब 2p और q के फैक्टर, p और q का जो फैक्टर होगा वो 1 तो है ही है। यहाँ पे हम लोग मान करके चल रहे हैं कि p एंड q आर को प्राइम। इसका मतलब p और q के फैक्टर कितना क्या हुआ? 1 हो गया यहाँ पे, और 2 अगर p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब 2 भी क्या हो जाएगा? p और q का फैक्टर हो जाएगा ना। इसका मतलब 2 जो है वो भी एक फैक्टर है किसका? p और q का। क्लियर हुआ इतना? और हम लोग क्या एज्यूम करके चल रहे थे कि p एंड q जो है वो क्या है? को प्राइम है। को प्राइम होता तो उसके कितने फैक्टर्स होते? सिर्फ एक, लेकिन हम लोग इसका दिखा दिए, किसको? 2 को भी इसका फैक्टर दिखा दिए। इसका मतलब जो हम लोग एज्यूम करके चले हुए थे क्या चीज? √2 इज अ रैशनल नंबर। ये एजम्पशन ही क्या है? रॉन्ग है। ये एजम्पशन ही क्या था? रॉन्ग। क्लियर? तो सीरीज में उसको देखो ना, इसको हम ये को प्राइम कब आया हुआ था? जब हम लोग इसको क्या माने थे? रैशनल माने थे। ठीक, तो अगर रैशनल होता तो को प्राइम हो जाता, क्योंकि कंडीशन हम लोग इसी पैटर्न में मान करके चल रहे हैं। सीक्वेंस देखो, सीक्वेंस सबसे पहला नंबर जो है, नंबर को क्या मानना है? नंबर को क्या मानना है? रैशनल मानना है। और रैशनल मानने के बाद उसमें जो इंटीजर्स आएंगे वो क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। ये पूरा एक सीक्वेंस में आया हुआ है, एक सीरीज के हिसाब से देखो। अगर उसमें से एक चीज गलत होगा, इसका मतलब पूरा सीरीज क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, गलत प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आया? इतने में किसी को डाउट? इसका मतलब P और Q जो है इसका कोई और भी फैक्टर है 1 के अलावा, 1 को छोड़ करके इसके और भी फैक्टर्स हैं। क्लियर हुआ? तो P और Q जो है वो क्या नहीं होगा? को प्राइम नंबर नहीं होगा। लिखो अब इसको, that is 2 is a factor of p as well as q. So our assumption that p and q are क्या? को प्राइम is wrong. Is wrong because we have assumed that √2 is a rational number. So √2 is an irrational number. So √2 is an irrational number. So √2 is an irrational number. इसके बाद तुम लोग का लास्ट टाइप का जो क्वेश्चन बचा हुआ है इरेशनल प्रूफ करने वाले, ध्यान से समझो, पहले कॉन्सेप्ट समझो। जैसे क्वेश्चन में दे दिया 2 - √3 is an irrational number.
ये प्रूफ करने के लिए दे दिया। तो अगर इरेशनल नंबर में 2 + √3 दे दिया है, इसको प्रूफ करने का मेथड समझो ध्यान से। सबसे पहला, जिस भी नंबर को इरेशनल दिया हुआ है, हम लोग को पहले उसको कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड से अगर सॉल्व करना है तो उसको क्या मान करके चलोगे? रैशनल नंबर। क्लियर? रैशनल नंबर। तो 2 √3 लेट 2 - √3 इज इक्वल्स टू P/Q। स्टेटमेंट पूरा डिटेल नहीं लिख रहे। क्लियर? और P/Q के फॉर्मेट में अगर लिखे हुआ है, इसका मतलब 2 - √3 जो है वो क्या हो जाएगा? एक रैशनल नंबर हो जाएगा। कंडीशन यहाँ पे वही लिख देना है, वेयर P and Q are integers and Q should not be equals to 0। क्लियर हुआ? अब ये स्टेप तक आने के बाद अब तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है, रूट के अंदर वाला जो नंबर रहेगा उसी को सिर्फ इस साइड में रखोगे या किसी भी एक साइड में रखोगे, और बाकी उसके साथ में जितने भी नंबर्स रहेंगे उसको सीधा का सीधा ट्रांसपोज कर दोगे किस साइड में? P/Q के साइड में। क्लियर? तब के केस में ये क्या हो जाएगा? जैसे ये √3 है, √3 को अगर उस साइड में लेकर के जाएंगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और P/Q को उधर से इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव। तो क्या हो जाएगा? ये 2 - P/Q। क्लियर? -P/Q ऐसे इक्वल्स टू √3। कोई डाउट? अब इसके बाद इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। तो सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा? ये 2Q - P डिवाइड बाई Q इक्वल्स टू √3। अब P और Q दोनों के दोनों क्या है? इंटीजर्स है, और इंटीजर्स अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आ रहा है तो कौन से टाइप का नंबर फॉर्म करता है? रैशनल नंबर। इंटीजर्स माइनस इंटीजर्स क्या देगा? किसी एक इंटीजर नंबर से किसी एक इंटीजर नंबर को अगर माइनस करते हो तो क्या मिलेगा? इंटीजर से मिलेंगे सिर्फ। क्लियर? तो इसका मतलब ये भी क्या है? एक Q अगर इंटीजर है तो 2Q भी क्या होगा? एक इंटीजर। और P क्या है? एक इंटीजर है, और नीचे में क्या है? एक इंटीजर है। इसका मतलब सारे के सारे जो वेरिएबल्स यहाँ पे दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या है? इंटीजर्स है। और इंटीजर्स जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आता है तो कौन सा टाइप का नंबर फॉर्म करता है? रैशनल नंबर। इसका मतलब 2Q - P डिवाइड बाई Q इक्वल्स टू ऐसे लिखो इज सो 2Q - P डिवाइड बाई Q इज अ रैशनल नंबर as P/Q is a wait as P and Q are integers। इतने में किसी को डाउट? अब ध्यान से समझो। अगर इधर वाला नंबर इंटीजर है, सॉरी रैशनल नंबर है, और इक्वल टू उससे हम लोग किसी दूसरे क्वांटिटी से इक्वेट किए हुए हैं, तो इस साइड वाला अगर रैशनल होगा तो इधर वाला भी क्या होगा? रैशनल ही होगा। अब याद करो जो हम लोग पिछला प्रूफ किए हुए थे, √3 रैशनल होता है या इरेशनल होता है? इरेशनल होता है। और इस लाइन के हिसाब से √3 क्या हो रहा है? रैशनल हो रहा है। तो ये जो हम लोग का रिजल्ट आया हुआ है ये सही है क्या? नहीं ना। √3 क्या होता है? इरेशनल होता है। लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है? वो रैशनल दिख रहा है, लेकिन √3 रैशनल नहीं होता है। तो √3 का वैल्यू ये रैशनल नंबर ये क्यों आया है? क्योंकि हम लोग जो गिवन नंबर था उसको क्या मान करके चले हुए हैं? रैशनल मान करके चले हुए हैं। इसका मतलब गिवन नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं है, वो क्या है? एक इरेशनल नंबर है। प्रूव बता रहा हूं, प्रूव। समझ में आया इतना? इतने में किसी को डाउट है क्या? तो ये हो गया तुम लोग का इतना। अब इसका स्टेटमेंट लिख करके इसको जस्टिफाई करो। तो हो क्या जाएगा इसमें? इंटीजर्स, दिस शोज √3 is a rational number, but we know that √3 is an irrational number.
क्लियर? दिस रिजल्ट obtained because our assumption that क्या चीज माने हुए थे? that 2 minus root 3 is a rational is wrong. That is क्या हो जाएगा? 2 minus root 3 is an irrational number. ये हो जाएगा इसका पूरा स्टेटमेंट लिखने का और पूरा कंप्लीट ये हो जाएगा तुम लोग का प्रूफ। अब पहला वाला ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था या सेकंड वाला है? दोनों ही सेम है लगभग। पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा लिखना पड़ता था और इसमें उतना लिखना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन अगर आएगा तो मे भी तुम लोग को 3 मार्क्स में दे, और पहला वाला अगर दिया तो 3 मार्क्स से ऊपर में ही देगा उसको। और ये क्वेश्चन अगर तुमको 4 या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में देता है तब फिर तुमको यहाँ पे √3 को भी इरेशनल प्रूफ करके बताना पड़ेगा, जैसा हम लोग पहले वाले में पूरा डिटेल में लिखे हुए थे। हाँ, पहले इसको यहां तक लिख लो, पहले इसको यहां तक कंप्लीट करो। यहां तक कंप्लीट करने के बाद फिर यहां पे हम लोग क्या लिख रहे हैं? दिस शोज दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर। तो यहां पे तुमको इसको फिर से शो करना पड़ेगा, क्लियर? कि √3 क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। तब जाकर के फिर इस स्टेटमेंट से इस स्टेटमेंट जाओगे और वहां से फिर उसको कंक्लूड करोगे। कितने को? इसको यहां तक तो हो गया, ये √3 इज एन इरेशनल नंबर, ये तो प्रूफ कर लिए। उसके बाद ये बीच में जो छूट गया है ना, इसी में तो सारा का सारा प्रूफ करने के लिए लिखोगे, फिर यहीं से इसको कंटिन्यू कर देना। एज √3 इज एन इरेशनल नंबर, दिस रिजल्ट, सॉरी, फिर यहां से लिखना √3 इज एन इरेशनल नंबर, सो 2 minus √3 इज एन इरेशनल नंबर। ये तो 2 minus √3 इज अ रैशनल नंबर वाज रॉन्ग लिखे है ना, ये रॉन्ग वाला था। फिर दैट इज 2 minus √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? पहले √3 को ही प्रूफ कर सकते हो। तो जैसे पहले मैं √3 प्रूफ कर दिए, ठीक, उसके बाद फिर यहां से स्टेटमेंट लिखना चालू किए और फिर उसमें तुमको बीच में ब्रेक करना नहीं पड़ेगा और पूरा इसी को लिख दोगे, क्योंकि √3 को फिर या क्या लिखो? दिस शोज दैट √3 इज अ रैशनल नंबर बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड, कर चुके हैं पहले में, बट वी हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। क्लियर? तो इस हिसाब से तुमको ये लिखना है। अब कितने मार्क्स में तुम्हारा क्वेश्चन आने वाला है, उस बेसिस पे तुम लोग इसके पूरे स्टेटमेंट के साथ में और उस हिसाब से तुमको इसको लिखने के लिए आएगा। क्लियर हो गया? इतना में किसी को और डाउट है?